नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है। तो दोस्तों जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो चार होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? चार होते हैं। जो तीनों तरह के सा होते हैं, तीनों तरह के सा होते हैं, और एक होता है आपका हा होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसे हम जो बोलते हैं, इसे हम मूर्धन्य सा बोलते हैं। इसे कौन सा सा बोलते हैं? मूर्धन्य सा बोलते हैं। तो इसमें जो ऊष्म व्यंजन हो जाएगा वो बी ऑप्शन जो है एकदम राइट है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ उच्चार स्थान दे रखे हैं, कुछ उच्चार स्थान दे रखे हैं और उनसे बोले जाने वाले व्यंजन दे रखे हैं। तो दोस्तों देखते हैं कंठ से क्या कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं। कंठ से जो है दोस्तों छोटा आ और बड़ा आ। का वर्ग के पांचों के पांचों, जो का वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं वो भी किससे बोले जाते हैं? कंठ से। हा और विसर्ग, हा और विसर्ग जो है वो किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। और तालु से बोले जाने वाले छोटी ई बड़ी ई। चा वर्ग के पांचों आ जाएंगे इसमें, चा वर्ग के पांचों या और जम वाला सा। मूर्धन्य या मूर्धा से बोले जाने वाले टा वर्ग के पांचों रा और मूर्धन्य सा, रा और मूर्धन्य सा। दंत से बोले जाने वाले ता वर्ग के जो भी होते हैं वो सब दंत से बोले जाते हैं। ला और दंतव्य सा, दंतव्य सा भी किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। ओष्ठ की बात करें तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ और पा वर्ग के पांचों ये किससे बोले जाते हैं दोस्तों? ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, होठ की सहायता से बोले जाते हैं। और कंठ और तालु दोनों की हेल्प से, कंठ की सहायता से बात करें तो छोटी ए और बड़ी ए, ये दोनों जो हैं कंठ और तालु से बोले जाते हैं। और कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ की हेल्प से जो बोले जाते हैं छोटा ओ और बड़ा ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ जो हैं वो किससे बोले जाते हैं? कंठ और ओष्ठ की हेल्प से। तो दोस्तों आपको ये उच्चार स्थल भी पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस उच्चार स्थान से बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं तो दोस्तों उसे हम कहते हैं गुरु स्वर या बड़े स्वर, या इन्हें हम कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और इनके उच्चारण में कितनी मात्राएं लगती हैं? इनके उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं। जिनके उच्चारण में 1 मात्रा लगती है उन्हें मूल स्वर या लघु स्वर कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? मूल स्वर या लघु स्वर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिसलन है। तो दोस्तों फिसलन शब्द जो है वो हमें ये बताना है ये क्या है? विशेषण है नहीं, ये क्रियापद है नहीं, ये दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। ये कैसा है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी स्त्रीलिंग होता है, कोयल स्त्रीलिंग होता है, मक्खी स्त्रीलिंग होता है, लेकिन खटमल की बात करें, खटमल शब्द जो है वो पुल्लिंग है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों चिल्का झील की बात करूँ ये स्त्रीलिंग है, सब्जी की बात करूँ स्त्रीलिंग है, बुंदेली एक भाषा होती है और भाषा सभी स्त्रीलिंग में आती हैं। अनन्नास की बात करें, अनन्नास शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है और ये दोस्तों पुल्लिंग शब्द है अनन्नास। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों ये हर कोई शब्द जो है वो सदैव एक वचन में प्रयोग होगा। यहाँ एक व्यक्ति की बात चल रही है यानी कि, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। रोगी के लिए दवा लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों हम यहाँ पर देखें तो के लिए कारक का प्रयोग हुआ है। कौन से कारक का? के लिए। और के लिए कारक का जो प्रयोग होता है वो संप्रदान कारक में होता है, संप्रदान कारक में होता है जहाँ पर कुछ देने के सेंस में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ पर सर्वनाम का जो प्रयोग किया गया है वो कोई सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। दोस्तों कोई हो या कुछ हो, कोई सर्वनाम हो या कुछ हो, ये दोनों सर्वनाम जो होते हैं दोस्तों, ये दोनों सर्वनाम जो होते हैं वो अनिश्चयवाचक होते हैं। इसमें निश्चितता का पता नहीं चलता, कोई आ रहा है पता नहीं चल रहा कौन आ रहा है, तो इसे बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या तो कुछ का प्रयोग किया जाए या कोई का प्रयोग किया जाए, ये दोनों अनिश्चयवाचक में आते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से क्रिया के जिस रूप से कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता
उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्रिया के अनुसार, क्रिया के जिस रूप से कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता वो भूतकालिक रूप होता है। वो कैसा रूप होता है वाक्य का? वह भूतकालिक रूप होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े। तो दोस्तों जो कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया होती है। उसमें क्या मौजूद होता है? उसमें कर्म मौजूद होता है। और क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ता है? क्रिया का फल जो है वो कर्म पर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। अगला है श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है। इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सु जो होता है, सु का अर्थ जो होता है वो अच्छा होता है। सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा होता है। ये कह रहा है सुवर मिला है, यानी अच्छा वर मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। ये सु क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि सु का अर्थ जो होता है वो अच्छा होता है। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्रमवाचक, क्रमवाचक का मतलब होता है दूसरा, यानी क्रमवाचक जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा? दूसरा। दूसरा शब्द जो है वो क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन शब्दों को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों जो क्रिया विशेषण होते हैं वो क्रिया की विशेषता को बताने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? क्रिया की विशेषता को बताने का काम करते हैं। और यहाँ पर हम ये देखें कि दिन रात शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये कालवाचक यानी समय को बता रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण है। ये क्या है? दिन रात। दिन रात जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? द्विवेदी की बात करें तत्सम है, धात्री की बात करें तत्सम है, द्रोण की बात करें ये भी तत्सम है, लेकिन दिवाली की बात करें ये शब्द कैसा है? तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम जो होता है वो दीपावली होता है। क्या होता है दोस्तों? दीपावली होता है। दीपावली इसका तत्सम रूप है और दिवाली जो है वो तद्भव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अप उपसर्ग के लिए विकल्पों में किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? जो दोस्तों ये अप उपसर्ग है ये किस शब्द के साथ प्रयोग हो सकता है? तो जय के साथ तो नहीं हो सकता, ना राम के साथ, ना रण के साथ। मान की बात करें तो मान के साथ हो सकता है। अगर मान शब्द में हम अप लगा दें, हम क्या लगा दें? अप लगा दें तो शब्द बन जाएगा अपमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मान के साथ में हम अप उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? किस शब्द में? तो पशुओं में ओ प्रत्यय है, लोगों में भी औ प्रत्यय है, सदस्यों में भी औ प्रत्यय है, लेकिन पीढ़ी की बात करें तो पीढ़ी जो है प्रत्यय रहित है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आज्ञानुपालन, आज्ञा धन अनुपालन से मिलकर बना है आज्ञानुपालन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? तो दोस्तों माल गोदाम का होता है माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम। इसका क्या हो जाएगा? सही समास विग्रह हो जाएगा। अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है? अस्त्रीकरण का होता है दोस्तों निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में व्यापक शब्द का विलोम शब्द बताना है। व्यापक का जो विलोम होगा दोस्तों, व्यापक का होता है संकुचित। संकुचित व्यापक का मतलब होता है बड़ा और संकुचित का मतलब होता है छोटा या इकट्ठा हुआ किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बी हो जाएगा। वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। वसुधा, वसुधा जो बोलते हैं दोस्तों धरती के लिए बोलते हैं। वसुधा जो बोलते हैं वो किसके लिए बोलते हैं? धरती के लिए बोलते हैं। तो वसुधा शब्द का अर्थ जो हो जाएगा वो धरती हो जाएगा। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है? अर्थ प्रकट नहीं करता है। लहू रक्त के लिए ही कहते हैं, शोषित रक्त के लिए ही कहते हैं, और रुद्र भी रक्त के लिए ही या खून के लिए ही कहते हैं। लेकिन रिपु की बात करूं तो रिपु जो है वो इसका अर्थ प्रकट नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। जो संविधान के अनुकूल ना हो,
इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? संविधान के अनुकूल ना हो, संविधान के अनुकूल ना हो, इसके लिए कहते हैं असंवैधानिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? असंवैधानिक। दोपहर के समय नीता आराम कर रही थी, दोपहर के समय, तो यहाँ पर जो दोस्तों रेखांकित किया गया है दोपहर के समय, दोपहर के समय, इसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे मध्याह्न। दोपहर के समय को हम क्या बोलते हैं? मध्याह्न कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्यांश है? दोस्तों जो और सो जो हैं ये संकेतवाचक हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द द्विमासिक की बात करें, द्विमासिक जो है एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा जाता है द्विमासिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? यहाँ पर भी हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो दुग्धोज्वल जो है वो एकदम सही लिखा हुआ है, दुग्धोज्वल। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, हमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है इसमें। बे धीमी स्वर बोला, गलत है एकदम। वह धीमे स्वर में बोला, ये भी गलत है। ये है वह धीमे स्वर में बोला, वह धीमे स्वर में बोला एकदम शुद्ध वाक्य है। अगला है बे धीमे स्वर में बोला, धीमी स्वर में बोला, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो दोस्तों हम यहाँ पर देखें कि हमारा समाज उन्नति के पथ में है, में नहीं, उन्नति के पथ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं का प्रयोग नहीं कर पर का प्रयोग करते, तो यहाँ पर जो अशुद्धि है वो कारक संबंधी अशुद्धि है। कैसी है? कारक संबंधी। यहाँ मैं का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग किया जाता? पर। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, तो यहाँ पर बताना है वाक्य का काल पहचानिए। तो दोस्तों ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल। कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरण वाक्य क्या होगा? तो इसमें जो तो कृतवाच्य में हम करें तो कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक लगाया। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो चिन्ह लगे हैं ये जो हैं इन्हें उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ये कौन से चिन्ह हैं? उद्धरण चिन्ह हैं। और इन चिन्हों का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथनों को ज्यों का त्यों प्रयोग में लाना ही किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। सांप छछुंदर की गति होना, मुहावरे का सही अर्थ, तो यह है दोस्तों असमंजस में पड़ना, असमंजस में पड़ना। आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना। आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। हिंदी साहित्य का नौवां रस इनमें से कौन सा है? हिंदी साहित्य का नौवां रस, तो दोस्तों हिंदी साहित्य के नौवें रस की बात करें तो शांत रस जो है वो हिंदी साहित्य का नौवां रस है। भरत मुनि ने रसों की संख्या जो मानी है वो 8 मानी है, लेकिन नौवें रस की बात करें तो नौवां रस जो है वो कौन सा रस है? शांत रस है। इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? उज्ज्वल रस या मधुर रस भी, तो दोस्तों भक्ति रस को जो है वो उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं। प्रथम और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है? प्रथम और तीसरे चरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रथम चरण छंद में होते हैं ये, प्रथम चरण और तीसरे चरण को हम विषम चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे कहते हैं सममात्रिक छंद। क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय, बाखाए बौराय जग बापाए बौराय,
दिए गए दोहे में किस अलंकार को दर्शाया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर कनक कनक दो एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इन दोनों शब्दों का अर्थ जो है वो अलग अलग है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो जहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग किया जाए एक जैसे लेकिन उनका अर्थ अलग हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? वहाँ पर होता है आपका यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन हैं? खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि, तो दोस्तों खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि जो हैं वो अमीर खुसरो हैं और इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं। जयद्रथ वध किसकी रचना है? ये दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो इन क्षेत्रों में दोस्तों ब्रज भाषा बोली जाती है। मथुरा, आगरा में, धौलपुर, ग्वालियर में ये कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? ये ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।